हेलो बच्चों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। पिछले क्लास 9th में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन होता है वही होती है रियल नंबर्स। तो यहाँ पे हमें रियल नंबर्स पे में दो ऐसे जो है एल्गोरिथम दिए हुए हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। एक पहला है हमारा यूक्लिड भाग लेमा। हमें पहले एल्गोरिथम पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और दूसरा एक प्रमेय है जो कि रियल नंबर पे बेस है, वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग भाग पहले से करते आए हैं। भाग हम कक्षा 3 या 4 से ही सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शायद ध्यान दिया होगा आप लोगों ने कि जब भी हम लोग भाग करते हैं, जैसे 2 से हमने 5 में भाग दिया तो 2 दूनी या यहाँ 7 रख लेते हैं थोड़ा क्लियरिटी के लिए, 2 3 6 और ये 1 बचा। तो हमने यहाँ कभी नोटिस नहीं किया होगा कि अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा क्या हो रहा है कि 2 से कम ही शेष बचेगा, या तो 2 से कम शेष बचेगा। 2 से कम कौन कौन से रियल नंबर हो सकते हैं? 2 से कम वास्तविक संख्या कौन सी हो सकती है? 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। यानी कि जब हम 2 से भाग देंगे तो केवल 0 और 1 ही हमारा शेषफल बच सकता है। ठीक है ना, शेषफल बच सकता है। वही चीज अगर हम 3 से भाग करके देखें, 3 से हमने जैसे 11 में भाग दिया तो 3 3 का 9, 9 2 11, 2 बचा। मान लीजिए हम 3 से 10 में भाग करके देखें तो 3 3 के 9, 1 शेष बचा। मान लीजिए हम 3 से 9 में भाग करके देखें, 3 3 के 9, यहाँ पे 0 शेष बचा। कहने का मतलब है कि क्या हम 12 ले लेंगे? 11 के बाद 12 आता है, तो 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, तो ये 0 शेष बच गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम 3 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा 3 से छोटा ही शेषफल हमें मिलेगा, या तो 2 मिले, या तो 1 मिले, या तो 0 मिले। उसी तरह 2 के केस में भी है, या तो 0 मिले या तो 1 मिले, 2 कभी नहीं मिल सकता, या 2 से ज़्यादा भी कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसे करते हैं, यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है कि जब तो कोई 2 रियल नंबर है, मान लीजिए a और b, कोई 2 रियल नंबर हैं, अगर 2 रियल नंबर को आपस में भाग किया जाए तो जो भी शेष बचेगा, जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम ही बचेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने अब गणितीय भाषा में कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए माना ए और बी क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक है, अब ए में बी से भाग दिया जाता है तो वह क्यू बार जाता है तथा आर शेषफल बचता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या इसी को फिर आगे थोड़ा सा कह दिया जाता है कि यूक्लिड
विभाजन लेमा। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, a बराबर b q धन r, जहाँ पे r की वैल्यू जो होगी, ठीक है, a बराबर b q धन r, जहाँ r की वैल्यू होगी जो हमने बताया कि या तो 0 होगी यानी 0 के बराबर होगी, और दूसरा b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे b से भाग दे रहे हैं। ठीक है ना, देखिए अब a में b से भाग दिया जाता है, यानी b से भाग दे रहे हैं, तो जब भी b से जो भी संख्या b है वो क्या है, b से भाग देंगे तो जब भी शेष बचेगा b से छोटा ही बचेगा। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन लेमा है। इसी का प्रयोग करके हमें जो है, हम गणित में अपने 10वीं की कक्षा में हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ है, इसका प्रयोग अपने किताब में ही है कि हमें HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने में ये हमारे क्या करता है, यूक्लिड विभाजन लेमा हमारी मदद करता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन लेमा से या एल्गोरिदम से हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन लेमा का उपयोग करके कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए भाग विधि से हम जब HCF निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 18, ठीक है, और 3 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना। तो हम पहले कैसे करते थे, 3 से हम 18 में भाग देते थे, यहाँ पे थोड़ा मान लीजिए 20 मान लीजिए ताकि कटे ना। ठीक है, तो 3 से हमने भाग दिया, 3 छक्का 18, बचा 2 से फिर भाग देंगे 3 में, 2 एक 2, फिर 1 से 2 में भाग देंगे, 1 2 2, यानी HCF कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने का मतलब है, जो लेमा हमारा कहता है कि जब भी शेषफल बचेगा वो हमेशा b से छोटा ही रहेगा। तो पहला इसका स्टेप है, पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट की यूज प्रयोग करिए किसको, लेमा को, a बराबर b q धन r। ठीक है, ठीक, b q धन r, जहाँ पे r की वैल्यू हमारी क्या होगी, b से छोटी होगी। ठीक है, b से छोटा होगा। फिर दूसरा स्टेप है कि अगर r 0 नहीं है, दूसरा स्टेप है, देखेंगे कि अगर r नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो अगर r जो है 0 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर जो है b को ले लेंगे, b और यहाँ पे c q धन फिर r डैश मान लीजिए करते हैं। ठीक है, तो अब b में फिर b में फिर किससे, r से भाग देंगे, और यहाँ पे r डैश एक नया शेषफल होगा। तो इस तरीके से स्टेप 3 है कि जब तक ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक r की वैल्यू क्या हो जाए, r की वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी r डैश जो है 0 ना हो जाए, तब तक हम ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए ये कोई एग्जाम्पल लेके हल करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 425 और 42। ठीक है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है यूजिंग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, हम पहला स्टेप लिखेंगे कि 425 बराबर 42 गुणते, अब ये कितने बार चला जाएगा, 10 बार चला जाएगा। ठीक है, धन 5, ठीक है, धन 5, क्योंकि 5 शेष बचेगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, अभी r 0 नहीं हुआ, तो इस संख्या को 42 को फिर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 42 बराबर 5 गुणे 5 8 40, 8 बार जाएगा, धन 2 शेष बचेगा। अभी भी ये 2 बच गया, यानी 0 नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, अब इस 5 को उठाएंगे, 5 भागे 2 गुणे
2, 2 दूनी 4, धन 1। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे तो 2 बराबर लिखेंगे किससे, 1 से भाग देंगे तो 2 गुणे 1 धन 0, यानी इसका जो है सॉरी 1 गुणे 2। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ आया वो क्या आया, एचसीएफ जो आएगा बी होगा हमेशा। तो एचसीएफ जो होगा इसका क्या हो गया, एचसीएफ बराबर एचसीएफ किसका 425 कामा 42 कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण नंबर 2, कोई भी किताब से ही उठा लेते हैं कि एचसीएफ हमें ज्ञात करना है एल्गोरिथम का उपयोग करके है 40, 52 और 12,576। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या हमेशा ए बनेगी और छोटी वाली संख्या हमेशा बी बनेगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या ये हमारी 12,576, तो हम लिखेंगे ये ए हो गई और ये संख्या क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो लिखेंगे 12,576 बराबर 40, 52 गुणे, अब कै बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, लगभग 3 बार चला जाएगा। तो होमवर्क कर लेते हैं, गुणे 3, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 चौके 12, 12,156। ठीक है, 3 बार चला गया धन। अब इसमें से कितना ये बचेगा, तो 12,576 में से 12,156 को घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से गया 4, 420 बचेगा। तो यानी 420 हमारा शेषफल हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी 0 नहीं हुआ, इसको उठाएंगे, फिर से इसको अब ए बन जाएगा हमारा, बराबर अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा, गुणे क्यू कितना आएगा, तो कई बार ले जाएंगे, आई थिंक 10 बार ले जाएंगे तो 40 पीस आएगा। तो 40 20 में से घटा देंगे तो यहाँ 30 बचेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, शेषफल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी भी 0 नहीं हुआ, फिर इसको उठाएंगे। ठीक है, फिर जो है 402 बराबर ये लिखेंगे 30 गुणे, कै बार जाएगा, 30 एकम 30, देख लीजिए 30, 402, 30 एकम 30, 102, 30 3 90। ठीक है, मतलब कि 13 बार जाएगा और प्लस कितना लिखाएगा, 30 में 13, 13 39, तो 402 में से 390 घटा देंगे, 2 बचा, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, 12 बच गया। ठीक है, ये हो गया 12। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो अब 30 को उठाएंगे, लिखेंगे 30 बराबर 12 गुणे 12 दूनी 24, 2 बार प्लस 6। ठीक है, अभी भी 0 नहीं हुआ, तो अब 12 को उठाएंगे, 12 बराबर 6 गुणे 2 धन 0, तो 6 से क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 12,576 कामा 40 52 इज इक्वल टू कितना 6, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर समझ में ना आया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम फिर से इस चीज़ को एलोबरेट करेंगे। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे फिर कौन सी संख्या लिखाएगी, ये लिखाएगी या ये लिखाएगी, कौन सी लिखाएगी, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा बी लिखते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ पे आर क्या है, आर क्वोशेंट है, यानी आर क्वोशेंट है और आर क्यू क्वोशेंट है और आर शेषफल है। तो क्यू हमेशा कितने बार जा रहा है वो लिखा जाता है। जैसे इसमें भाग देंगे इससे तो 3 बार जा रहा है, इसमें इससे भाग दिए तो 10 बार जा रहा है, इसमें इससे भाग दिए तो 13 बार जा रहा है, और इसमें इससे भाग दिए तो 2 बार जा रहा है, तो शेषफल वो बच रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो है कौन संख्या यहाँ लिखी जाएगी और कौन संख्या यहाँ लिखी जाएगी। ओहो, गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों, गड़बड़ हो गया। यहाँ 420 था, हमने 402 लिख दिया है। ठीक है, फिर से इसको सही करते हैं थोड़ा।
फिर से सही करते हैं। यहाँ 420 था एक्चुअली, 420 गुणे कितनी बार जाएगा, 420 तो शायद 9 बार जाए ना। 420 में 9 को गुणा कर दीजिए, 9 से 9 से 9, 9 3 18 का 8 से लगा 1, 9 चौक 36, 1 37। ठीक है, 10 बार तो जाएगा नहीं। 42 बराबर 272 गुणे कितना हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 272 इसमें से घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, और यहाँ बचेगा कितना, 3 में से 2 गया 1, 158 शेष बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसको उठाएंगे, 272 बराबर 158 गुणे 1 धन, अब 158 घटा देंगे, 12 में से 8 गया जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको उठाएंगे, फिर 158 बराबर 144 गुणे 1 धन, तो 4 में से 1 ही बार जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 5 में से 4 गया 1, 14 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 144 लेंगे बराबर 14 गुणे 10 बार चला जाएगा धन 4। ठीक है, अब फिर 14 को उठाएंगे तो 14 बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4 तियां 12, 4 तियां 12 धन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को उठाएंगे तो 4 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 धन 0, यानी 2 क्या हो जाएगा, तो HCF जो होगा वो बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, 420 था, 420 की जगह हमने 402 लिख दिया था गलती से। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गलती ना हो, अच्छे से सोच समझ के करिएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक उदाहरण का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, थोड़ा अलग है हटके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। देखिए इसमें क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हमें दर्शाना है, दिखाना है कि क्या वाकई में ऐसा होता है, यानी कि कोई भी समपूर्णांक है तो वो 2q के फॉर्म में होगा, और कोई भी विषम पूर्णांक है तो 2q + 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसको उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो मान लीजिए, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। ठीक है, b बराबर 2 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 2q + r। ठीक है, जहाँ पे r q क्या है, कोई पूर्णांक है दिया हुआ, जहाँ पे q कोई पूर्णांक है और r क्या है हमारा, r शेषफल है, तो r की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेके 2, यानी b कितना है, 2 है, b बराबर 2 है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, अब जो है r की वैल्यू 0 हो सकती है, या r की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, ये 2 वैल्यू हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है और r की वैल्यू 1 हो सकती है। इस बात को हमने पीछे डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो यूक्लिड प्रमेयिका है, इसमें हम क्या करते हैं, r का मान रख देते हैं। ठीक है, तो r का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 2q + r, है ना, r, तो यहाँ पे 2q + 0, तो ये बराबर क्या हो गया, 2q। ठीक है, अब देखिए, अब यही हमें दिखाना था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक
सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो देखिए किसी भी संख्या में कोई भी जहाँ पे q कोई पूर्णांक है, किसी भी संख्या में हम अगर 2 से गुणा कर देंगे तो वो सम पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, यही हमारा ये हमारा शो भी कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 2q है, यही हमको दिखाना था। और दूसरा है कि r की वैल्यू अब हम क्या रखें, अब जो है r इक्वस टू 1 रखने पर, r इक्वस टू 1 रखने पर तो क्या होगा, r इक्वस टू 1 रखना है हमें, तो इसमें रखेंगे a बराबर 2q प्लस 1। तो देखिए अब किसी भी सम पूर्णांक में अगर हम एक जोड़ देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक ही मिलेगा। तो ये हमें शो करना था। तो ये हमें ये पता चल गया कि हाँ कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के फॉर्म में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारी उत्पत्ति हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। पहला है अब एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसके अंदर में पहला सवाल है 135 एवं 135 और 225। ठीक है, 225। तो इसमें हमारा ए कौन सा बनेगा, ये बड़ी वाली संख्या बनती है और बी छोटी वाली। ठीक है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, क्या है, a बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 0 से लेके b से छोटा होगी। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a हमने बनाया कि 225 है, b हमारा क्या है 135 है। ठीक, इंटू क्यू कितने बार जाएगा, तो 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, प्लस आर। अब आर देखिए ध्यान से घटाइएगा, 5 में से 5 गया 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 9 3 12, ठीक है 90 बचा। ठीक, अब हमने बताया था कि ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि इसके वैल्यू आर की वैल्यू 0 न हो जाए। तो अब इसको उठाएंगे, 135 बराबर 90 गुणे 9 दूनी 18, एक ही बार जाएगा, प्लस 90 यहाँ से घटा लेंगे, 5 बचेगा और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 45 बचा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे 45। ठीक है, अब इसको उठाएंगे तो 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0, तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 225 कामा 135 का कितना हो गया 45। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक, अब दूसरा इसमें दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 196 और 38 220। ठीक है, तो फिर से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, तो ये हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ पे आर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 3 8 220 बराबर बी कितना 196 गुणे, अब क्यू कितने बार जाएगा, तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इधर साइड में रफ ऑफ कर लेते हैं, 196 38 200, आर की वैल्यू कितना हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा कि एचसीएफ कितना हो गया, तो एचसीएफ बराबर 38 220 कामा 196 का कितना आएगा 195, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे तीसरा है 8 6 7 और 225। ठीक है, ये तीसरा सवाल है। इसमें हमने बताया बड़े वाले को ए मानेंगे और छोटे वाले को बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ पे आर की वैल्यू 0 और बी से छोटा होगी, 0 से बराबर हो सकती है। ए के बाद हम लिखेंगे 8 6 7 बराबर बी 225 गुणे, अब आर कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 3 बार में कितना आएगा, 3 5 15, 5 से लगाइए, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 घटा देंगे, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 8 गया, 16 में से 7 गया
9 बचेगा ना, 9 10 6 16, ठीक है। और यहाँ पे 8 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा, यानी 192, अरे सॉरी कितने बार गया है, 3 बार, धन 192, ठीक है। भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 192 शेष बचेगा, ठीक, 192 शेष बचेगा। अब इसको उठाएंगे, 225 बराबर 192 गुणे 1 धन, तो 15, 192 घटा लेते हैं, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया, 9 3 12, और यहाँ से खत्म हो गया, 33 शेषफल बचा, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, अभी जीरो नहीं हुआ तो इसको उठाएंगे फिर से, 192 बराबर 33 गुणे कितने बार जाएगा, 3 छक्का 18, 6 बार जाएगा, 36 18 के 8, 6 बार लिखेंगे, 36 18 का 8 से लगा, 36 18 19, ज़्यादा हो गया, 5 बार ले जाएंगे, ठीक है। धन 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 5 या 15, 5 से लगा 1, 5 या 15 1 16, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 27 बचा है, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे, 33 को उठाएंगे, 33 बराबर 27 गुणे 1 धन, तो 27 6 बचेगा, ठीक है। अब फिर 27 को उठाएंगे, 27 बराबर 6 गुणे 6 चौका 24 धन 3, ठीक। अब फिर 6 को उठाएंगे तो 6 बराबर और लिखेंगे 3 गुणे 2 धन 0, यहाँ पे 0 हो गया, तो 3 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, तो लिखेंगे HCF ऑफ 867, 225 बराबर 3, यानी इसका HCF कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का अगला क्वेश्चन है दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है जो हमने एक एग्जाम्पल बताए थे, तो हमने किया था। लिखेंगे उत्पत्ति, देखिए क्या करते हैं, माना, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, b बराबर 6 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 6 है, 6 है, 6 है, तो 6 है तो हमने 6 मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसका प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, a बराबर b q धन r, जहाँ पे r की वैल्यू 0 या b से छोटी होगी, ठीक है। तो b कहाँ हमने माना, b कितना माना हमने, 6 माना हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, a बराबर 6q धन r, और ये हो जाएगा 0, r लेस देन b की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। तो r क्या क्या हो सकता है, आप r क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 और 5। मैंने बताया था कि जब भी शेष जो बचेगा वो 6 से छोटा ही बचेगा, तो 6 से छोटा कितनी संख्या हो सकती है, धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हर एक का मान इसमें रख करके चेक करेंगे कि क्या वो जो विषम पूर्णांक है क्या इस फॉर्म में आता है। तो अब हम पुट करेंगे, रखेंगे r बराबर 0, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, तो r बराबर 0 इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, a बराबर 6q + 0, तो ये हो जाएगा
6Q, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 × 3Q। तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या में चाहे वो धन विषम हो चाहे सम हो, अगर उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो ये सम पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया, सम पूर्णांक हो गया। ये सम पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब r = हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। r = 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 1, ठीक है। तो अब देखिए सम पूर्णांक यहाँ पे आया हुआ है। अब सम पूर्णांक में हम एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सम पूर्णांक है ना। सम पूर्णांक में हम जो है विषम पूर्णांक को जोड़ दिए या एक जोड़ दिए, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में एक जोड़ दिया तो हमने 3 आ गया। 5, अब 6 है, 6 में एक जोड़ दिया तो 7 आ गया। तो यानी विषम पूर्णांक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सम पूर्णांक ये हो गया जो कि हमने ऊपर शो किया हुआ कि ये सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक में अगर हम एक जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, विषम पूर्णांक मिल रहा है। यानी r = 1 पर क्या होगा, इसका मान जो है विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह r = 2 रखेंगे। 2 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो a बराबर क्या होगा, 6Q + 2। यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3Q + 1। अब किसी भी संख्या में हमने बताया है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सम पूर्णांक मिलेगा। यानी ये क्या है, सम पूर्णांक है। ये क्या है, सम पूर्णांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है इसी के आगे बढ़ते हैं। r की वैल्यू 2 रख लिया हमने, अब r की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। r = 3 रखने पर तो a बराबर हो जाएगा 6Q + 2 रख दिया हमने 3, ठीक है। ठीक, तो इसमें हमने देखा 6Q + 3। अब किसी भी संख्या में हमने 3 जोड़ दिया तो ये क्या मिल जाएगा। अब ये सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक में हमने 3 जोड़ दिया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6Q + 2 + 1। तो अब ये पूरा हमारा क्या है, सम है। अब सम में एक जोड़ देंगे तो विषम मिल जाएगा। यानी कि ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा क्या, ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक है। अब r की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, r की वैल्यू 4 रखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 4। तो यहाँ से हमें 2 कॉमन ले लेंगे तो 3Q + 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये सम पूर्णांक मिल जाएगा। ये क्या होगा, ये सम पूर्णांक होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट बचा है कि r की वैल्यू हम क्या रख दें, 5। तो r की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो a बराबर मिलेगा 6Q + 5, ठीक है। अब इसको चाहे तो थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, 6Q + 4 + 1, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, सम पूर्णांक है। अब सम पूर्णांक में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। तो ये क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है, विषम पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से हमने शो कर दिया कि विषम पूर्णांक जो होगा वो किसके किसके फॉर्म में हो सकता है, 6Q + 1 के फॉर्म में हो सकता है, 6Q + 3 के फॉर्म में हो सकता है, और 6Q + 5 के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बाकी जितने और बचे हैं ये 6Q और 6Q + 2 और ये 6Q + 4, ये क्या हो गए, सम पूर्णांक हो गए। तो यही हमें क्या करना था, दर्शाना था, तो हमने दर्शा दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है तीसरा, इसको हमने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत बड़ा था तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए देखिए इसमें दिया हुआ है कि 616 सदस्यों की एक सेना है, आर्मी की टुकड़ी है, जिसको कि किसी फंक्शन में वो 32 सदस्यों वाली एक बैंड समूह बनाना है और एक पंक्ति में खड़ा करना है। तो जिसमें एक पंक्ति में कितने होंगे स्तंभ, कितने एक स्तंभ में कितने सदस्य होंगे, 32। तो ऐसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पंक्ति हमारी बन सकती है जो बैंड के पीछे मार्च करते हुए चलेगी, ठीक है। तो इसमें हमें देखा है ना, स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की
अधिकतम संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम देख लेंगे कि एक मान लेंगे कि 616 है और बी हमारा 32 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो ए बराबर लिखेंगे बी क्यू धन आर, जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके बी के बीच में होगी। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 616 और बी कितना है 32 गुणे कितनी बार जाएगा, अब ये देख लेते हैं। ये जाएगा 32 भागे 616, 32 में 64, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा 32, 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5, 5 से 2। ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू जो हो जाएगी 0 से लेकर के 8 के बीच में हो जाएगी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भाग दे लेंगे। अब क्या करेंगे, अभी 0 नहीं हुआ है तो इसको उठाएंगे, 32 बराबर 8 उल्टे 4 धन 0, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हो गया 616 कामा 32 का 8 हो गया। ठीक है, यानी कि पूछा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो आंसर लिखेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो इस तरीके से ये हमको कैसे पता चला कि हमें इसमें वो निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है, क्योंकि एचसीएफ निकालने का मेथड है, एचसीएफ निकालने का प्रकार है। कैसे पता चला कि हमको इसमें एचसीएफ निकालना है, इससे हमको इस तरीके से पता चला, इसने पूछा था कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इस आधार पे हमने इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका एचसीएफ ज्ञात किया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b = 3। ठीक है, b = 3। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं पहले, a बराबर b q धन r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर b के बीच में होगी। ठीक है, तो a बराबर a के स्थान पे क्या लिखेंगे x, b का वैल्यू 3, q धन r। ठीक है, अब r लिख देते, रिमाइंडर पता नहीं है, और यहाँ पे 0 r 3। तो r की वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू मिलेगी हमारा 0, 1 और 2। ठीक है, तो अब इस प्रत्येक का मान इसमें रखेंगे। तो अब r = 1 0 रखने पर, ठीक है, r = 0 रखते हैं इक्वेशन 1 में, मान लीजिए। तो x बराबर क्या मिलेगा 3q + 0, तो ये क्या लिखाएगा 3q। ठीक है, अब क्या करेंगे, पूछा है पूर्णांक का वर्ग, इसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करेंगे। अब इसका जो है x बराबर कितना आ गया, इसको लिख लीजिए 3q, तो x बराबर 3q। अब वर्ग करो, वर्ग करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² बराबर 3q का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q²। ठीक है, अब 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3m, जहाँ पे m बराबर क्या होगा, जहाँ पे m बराबर होगा 3q²। ठीक है, तो इसको हम m के लिए 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब उसी तरह
जब x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू हम क्या रखें 1 रखें, अरे r की वैल्यू r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 3q प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसका वर्क करेंगे, वर्क करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 6q प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से हम 3 को बाहर निकाल लेते हैं, इसको लिखेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिखें, इसको लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 3q। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 के मान पे भी हम इसको 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब एक है दूसरा नेक्स्ट वाला कि r इक्वल टू 2 रखने पर, r इक्वल टू 2 रखने पर तो x का बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। वर्क करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 6 12q प्लस 2 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे और लिखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 3 चौका 12q प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा ना, कोई यहाँ 1। ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये 3m प्लस 1, जहाँ पे m इज इक्वल टू क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे जो देखा हमने, तो यहाँ पे भी इसको हम 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं। यही पे यहाँ यही चीज़ हमारा यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है, यहाँ शो हुआ है और यहाँ पे भी शो हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये हमारा चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, हल करेंगे। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो a बराबर b क्यू धन r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके b के बीच में होगी। ठीक है, a का मान x है, यहाँ पे x रखेंगे, b का मान कितना है 9q प्लस r, और यहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेके 9 के बीच में हो जाएगी। ठीक, r हमारा क्या क्या हो सकता है, r बराबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने r के मान हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी मानों पे हम चेक करेंगे और घन करेंगे तो क्या इस फॉर्म में हो सकता है, यानी इस रूप में हो सकता है। तो देखिए शुरू करते हैं, r इज इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है, इसी में रख रहे हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9q। ठीक है, 9q, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9m है यानी कि m बराबर q रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9m, सॉरी अभी क्यूब करना है। ठीक है, तो x बराबर 9q हो गया। अब इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, घन करने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 9 3 रख सकते थे तब हो जाता था। ठीक,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक 9 बाहर ले सकते हैं, 9 81 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे m बराबर हम लिख सकते हैं 81 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 9m। ठीक है, उसी तरह अब क्या रखेंगे, r बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, r बराबर 1 रखने पर 4 के 3 रख लेंगे। b की वैल्यू 9 रखी है, यहाँ पे आप अगर b की वैल्यू 3 रखेंगे तो और आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 9 ले रखा है तो 9 पे ही हल कर देते हैं, तो या फिर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं इसको, यहाँ b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 और 2 हो जाएगी। ठीक, तो r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो r बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3 क्यूब। ठीक, अब क्यूब कर लेते हैं घन करने पर, घन करने पर, तो x क्यूब बराबर हो जाएगा कितना, 3 3 के 9 3 27, 27 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 9m, जहाँ पे m बराबर क्या होगा 3q² का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह r की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3q + 1। ठीक, अब इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे a + b का होल क्यूब है, तो a क्यूब, ठीक, प्लस b क्यूब प्लस 3 × ab ब्रैकेट में 3q + 1 आएगा। ठीक है, इसको तोड़ देते हैं, 3 3 9 3 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 3 27 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 3 9 क्यूब। ठीक, 9 क्यूब, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q + 1। ठीक, अब जो है यहाँ से हम 9, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 9 3 27 क्यूब प्लस 9 3 27 यानी 3q² प्लस q + 1। ठीक है, अब इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 9m + 1। तो इसको हम, चूंकि ये क्यूब है, पूरा का पूरा क्वेश्चन फॉर्म में है, तो इसको इसीलिए हमने m मान लिया कि कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है कि m कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो m हमारा ये हो गया, मान लिया हमने, तो ये 9m + 1 के फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब आगे वाला क्या है, नेक्स्ट है कि r की वैल्यू हम 2 रख लें, r की वैल्यू 2 रखने पर, r की वैल्यू 2 रखने पर, ठीक है, इसमें रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2। अब घन करेंगे, घन करने पर, घन करने पर, ठीक है, तो इसको हो जाएगा x³ a³ यानी 3q का स्क्वायर प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3q × 2 ब्रैकेट में 3q + 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 3 27 क्यूब, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 3 9 दूनी 18 क्यूब ब्रैकेट में 3q + 2। ठीक है, अब आगे करते हैं, 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54 q² प्लस 18 दूनी 36 क्यूब। अब ऑर्डर में लिख लेते हैं इसको, तो 27 क्यूब प्लस 54 q² प्लस 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस 9 6 का 54 q² प्लस 9 4 का 36 क्यूब प्लस 8। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9m + 8, जहाँ पे m बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3q का क्यूब प्लस 6q²
प्लस 4q। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसको, क्या गया, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं किसको, कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो हमेशा हमारा 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में ही आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं आएगा। कहने का ये मतलब है कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए 2 हो गया, ठीक। अब 2 का घन करिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 8 हो गया तो इस फॉर्म में मिल गया, यानी m का मान 0 हो गया और 8 शेष बच गया। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि किसी भी घन का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा आपको, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 × 0 + 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे तो इसी फॉर्म में मिलेगा, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।